4 जून 2004 की दोपहर को रॉकी माउंटेन्स में लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ग्रेनबी कोलोराडो का छोटा सा शहर अचानक एक वॉर जोन में बदल गया। यह कोई हमलावर सेना नहीं थी, यह कोई आतंकवादी संगठन नहीं था, यह एक आदमी था, एक मशीन के अंदर। 2 घंटे से अधिक समय तक एक धीमी गति से चलने वाले, जिसे रोका नहीं जा सकता था, ऐसे विशालकाय मशीन ने व्यवस्थित रूप से शहर को चीर कर रख दिया। इसने बिजनेसेस को कुचल दिया, एक कंक्रीट प्लांट को समतल कर दिया और टाउन हॉल के सामने के हिस्से को उखाड़ फेंका। पुलिस ने व्हीकल को घेर लिया, उन्होंने सैकड़ों गोलियां चलाई, उन्होंने फ्लैश ब्लैंक ग्रेनेड्स का भी इस्तेमाल किया। स्वॉट टीम तैनात की गई, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। मशीन पर छोटे हथियारों का कोई असर नहीं हो रहा था। लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर को एक निराशाजनक एहसास होने लगा। वो इसे रोक नहीं सकते थे, वो केवल सिविलियंस को वहाँ से निकाल सकते थे और तबाही को बस देख सकते थे। यह मशीन एक मॉडिफाइड कोमात्सु D355A बुलडोज़र थी। इसके अंदर बैठा आदमी 52 ईयर ओल्ड मफलर शॉप का मालिक मार्विन हीमायर था। आज इंटरनेट इस मशीन को एक अलग नाम से जानता है, द किलडोज़र। और इसके पीछे की कहानी मॉडर्न अमेरिकन हिस्ट्री में बदले की सबसे पोलराइजिंग, विनाशकारी और टेक्निकली साहसी घटनाओं में से एक है। यह इंसान वर्सेस सिस्टम का अंतिम दुखद परिणाम है। लेकिन एक कुशल मैकेनिक मफलर ठीक करने से लेकर अपना खुद का टैंक बनाने और अपने ही शहर के खिलाफ वॉर की घोषणा करने तक कैसे पहुंचा? इस तबाही को समझने के लिए हमें 5 साल पहले जाना होगा, आर्मर प्लेट लगने से पहले, उस गुस्से को एक्शन में बदलने से पहले। लेट 1990 में ग्रेनबी कोलोराडो बदल रहा था। यह एक रगेड पहाड़ी चौकी से अधिक टूरिस्ट फोकस इकोनॉमी में कन्वर्ट हो रहा था, जो पास के डेनवर से विजिटर्स को अट्रैक्ट कर रहा था। मार्विन हीमायर एक कुशल वेल्डर और एक छोटा बिजनेस ओनर था। वो माउंटेन व्यू मफलर चलाता था। अधिकांश लोगों के अनुसार मार्व एक विरोधाभासी व्यक्ति था। दोस्तों ने उसे उदार बताया, एक ऐसा आदमी जो एक फंसे हुए मोटरिस्ट को फ्री में मदद करता था। दूसरों ने उसे विवादास्पद, इंटेंस और ऐसा व्यक्ति बताया जो दुनिया को केवल ब्लैक एंड वाइट में देखता था। ज़्यादातर वाइट अगर आप उससे सहमत थे और ब्लैक अगर आप नहीं थे। मार्विन सिर्फ मफलर ठीक नहीं करना चाहता था, वो एक इन्वेस्टर था। 1992 में उसने शहर के एंट्रेंस के पास अच्छी कीमत पर 2 एकड़ ज़मीन खरीदी। उसने वहाँ अपनी शॉप सेटअप की। उसे उम्मीद थी कि अंततः वो बाकी ज़मीन एक गैस स्टेशन या मोटेल को डेवलप करने के लिए अच्छे मुनाफे पे बेच देगा। लेकिन फिर मुसीबत शुरू हुई और ये जोनिंग को लेकर शुरू हुई। पड़ोसी ज़मीन डोचे फैमिली की थी। वो मार्विन की मफलर शॉप के ठीक बगल में एक कंक्रीट बैच प्लांट बनाना चाहते थे। मार्विन को इस आइडिया से नफरत थी। उसका मानना था कि धूल भरा, शोर करने वाला कंक्रीट प्लांट उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू को गिरा देगा और कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए उसकी ज़मीन बेचने की संभावनाओं को बर्बाद कर देगा। इसने 1 साल लंबी कड़वी दुश्मनी को जन्म दिया। ये टाउन हॉल की मीटिंग्स में, जोनिंग सुनवाई में और मुकदमों में लड़ी गई। मार्विन ने कंक्रीट प्लांट की परमिशन देने वाली रीजोनिंग को रोकने की कोशिश की। उसने पड़ोसियों को इकट्ठा किया। उसने टाउन काउंसिल के सामने ऑब्जेक्शंस पेश किए। काउंसिल ने उसके खिलाफ वोट किया। 2001 में कंक्रीट प्लांट को मंजूरी दे दी गई। मार्विन के लिए यह सिर्फ एक नागरिक असहमति नहीं थी, यह एक साजिश की तरह लग रहा था। उसे लगा कि ग्रेनबी का गुड ओल्ड बॉय नेटवर्क, काउंसिल के मेंबर्स, बिजनेस ओनर्स, लोकल न्यूज़पेपर उसे बाहर निकलने के लिए एक आउटसाइडर के खिलाफ एकजुट हो गए थे। हालात और ख़राब हो गए। शहर ने मार्विन को सेंट्रल सिविल लाइन से जुड़ने की आवश्यकता बताई, जिसमें उसे लगभग $80,000 का खर्चा आने वाला था। वो पैसा जो वो खर्च नहीं करना चाहता था, खासकर तब जब लाइन को उस कंक्रीट प्लांट की प्रॉपर्टी को क्रॉस करना होगा जिससे
वो नफरत करता था। उसकी प्रॉपर्टी पर जंग्स का रखने के लिए उस पर जुर्माना लगाया गया। हर बार जब उसने लीगल चैनल्स के माध्यम से लड़ने की कोशिश की तो वो हार गया। उसने वकीलों पर भारी रकम खर्च की और उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। 2003 तक मार्विन हीमायर ने खुद को फंसा हुआ महसूस किया। उसे लगा कि उसकी कोई सुन नहीं रहा है। उसका मानना था कि शहर ने उसका फ्यूचर और उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी चुरा ली है। उसके दिमाग में सिस्टम ने उसे पूरी तरह से फेल कर दिया था। और जब मार्विन हीमायर जैसा आदमी जो अपने हाथों से कुशल है, जुनूनी है और धार्मिक गुस्से से भरा है, यह तय करता है कि नियम अब लागू नहीं होते हैं तो भयानक चीज़ें हो सकती हैं। उसने बाद में ऑडियो टेप्स पर अपने विचार रिकॉर्ड किए, एक डरावना मैनिफेस्टो छोड़ते हुए। मैं हमेशा समझदार बने रहने को तैयार था जब तक कि मुझे ना समझ नहीं होना पड़ा। कभी कभी समझदार लोगों को नासमझी वाले काम करने पड़ते हैं। मार्विन ने समझदार बनना छोड़ने का फैसला किया। वो अपना न्याय खुद करने जा रहा था। कुछ साल पहले मार्विन ने एक ऑक्शन में एक विशाल कोमात्सु D355A बुलडोज़र खरीदा था, जिसका इरादा उसे डेवलपमेंट के लिए अपनी ज़मीन को समतल करना था, जो कभी नहीं हुआ। अब यह एक अलग मकसद पूरा करेगा। लेट 2002 में मार्विन हीमायर ने जाहिर तौर पर हार मान ली। उसने अपनी मफलर शॉप की प्रॉपर्टी एक ट्रैश कंपनी को बेच दी। उसने अपने मामलों को समेटने के लिए 6 महीने के लिए प्रॉपर्टी पर बड़ी मेटल शेड का आधा हिस्सा वापस लीज पर ले लिया। ग्रैनबी शहर ने राहत की सांस ली। मुसीबत पैदा करने वाला जा रहा था, लेकिन मार्विन जा नहीं रहा था। वह अपने ककुन में पीछे हट रहा था। अगले 1.5 साल तक उस साधारण मेटल शेड के अंदर मार्विन हीमायर ने भयानक प्रतिभा और जुनूनी समर्पण के एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट शुरू की। उसने कोमात्सु बुलडोज़र को एक टैंक में बदलना शुरू कर दिया। यह सिर्फ साइड में कुछ मेटल शीट्स लगाना नहीं था। मार्विन एक प्रोफेशनल वेल्डर था। उसने एक कंपोजिट आर्मर बनाया। उसने आधे इंच की स्टील की शीट्स ली, उन्हें अलग अलग रखा और उनके बीच कंक्रीट डाला। रिजल्टिंग आर्मर कई जगहों पर 1 फीट से अधिक मोटा था। यह भारी, टिकाऊ और विशेष रूप से हाई पावर राइफल के राउंड्स और एक्सप्लोजिव्स को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया था। उसने इंजन कंपार्टमेंट को आर्मर दिया। उसने ट्रैक्स के कुछ हिस्सों को आर्मर दिया, लेकिन उसकी मास्टरपीस उसका कैबिन था। उसने ड्राइवर की सीट के ऊपर पूरी तरह से बंद आर्मर्ड बॉक्स बनाया। एक बार जब अंतिम टुकड़ा ऊपर से नीचे किया गया, एक होममेड क्रेन के उपयोग करके, जिसे उसने शेड की छत में इंस्टॉल किया था, तो अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था और बाहर आने का कोई भी रास्ता नहीं था। यह एक मकबरा था। अंदर यह एक लंबे सीज के लिए डिज़ाइन किया गया एक क्लॉस्ट्रोफोबिक कॉकपिट था। उसके पास कोई खिड़कियां नहीं थी। मार्विन ने बाहरी हिस्से पर कई वीडियो कैमरास लगाए जो 3 इंच मोटे बुलेट प्रूफ प्लास्टिक से सुरक्षित थे। यह कैब के अंदर मॉनिटर्स में फीड देते थे, जिसे उसे दुनिया पर अपनी आंखें मिल गई। उसने बाहरी कैमरा से धूल उड़ाने के लिए कॉम्प्रेस एयर टैंक्स लगाए ताकि वो अंधा ना हो जाए। उसके पास हवा की सर्कुलेशन के लिए फैन, खाना, पानी और आर्मर में काटे गई गन पोर्ट्स में से एक के अंदर एक राइफल लगी हुई थी। वेल्डिंग करते समय उसने योजना बनाई। उसने एक हिट लिस्ट बनाई। यह मारने वाले लोगों की लिस्ट नहीं थी, यह नष्ट करने वाली बिल्डिंग्स की लिस्ट थी। उस लिस्ट का हर टारगेट किसी ऐसी व्यक्ति का था जिसे वो महसूस करता था कि जोनिंग विवाद में उसके साथ गलत किया है। कंक्रीट प्लांट, टाउन हॉल, वो अखबार जिसने उसके बारे में नेगेटिव एडिटोरियल्स लिखे, फॉर्मर मेयर का घर। उसने विनाश के रास्ते को बारीकी से मैप किया। जो बात वास्तव में डरावनी है वो यह है कि शहर की दीवारों के ठीक बाहर जीवन चलता रहा। लोग बिल्डिंग के दूसरे हिस्से में काम करते थे। उन्होंने वेल्डिंग, ग्राइंडिंग,
भारी मशीनरी के चलने की आवाज़ें सुनी, लेकिन मार्विन एक मैकेनिक था। ये आवाज़ें नॉर्मल थी। किसी ने नहीं पूछा कि वो क्या बना रहा है, और मार्विन बात नहीं कर रहा था। वो केवल अपने टेप्स रिकॉर्ड कर रहा था, खुद को ये विश्वास दिलाते हुए कि भगवान ने इस मिशन का आदेश दिया है। जून 2004 तक शेड का लीज ख़त्म हो गया था। किलडोजर तैयार था, समय आ गया था। 4 जून 2004 दोपहर 3 बजे से ठीक पहले मार्विन हीमायर कोमात्सु के कॉकपिट में चढ़ता है। वो अपने सिर के अंतिम आर्मर्ड प्लेट को नीचे करता है, खुद को अंदर सील कर लेता है। वो इंजन चालू करता है। एक दहाड़ के साथ किलडोजर मेटल की शेड की दीवारों को तोड़कर बाहर निकलता है। पहाड़ की तेज धूप पहली बार आर्मर से टकराती है। मार्विन मशीन को अपने पहले टारगेट की ओर मोड़ता है, माउंटेन पार्क कंक्रीट प्लांट, बिल्कुल बगल में, उसके सारे गुस्से का स्रोत। वो ब्रेच प्लांट को समतल कर देता है, वो ऑफिस बिल्डिंग को तोड़ देता है, वो ट्रक्स को नष्ट कर देता है। प्लांट के मालिक डोशेव फैमिली वहाँ मौजूद है। वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं। कोडी डोशेव चलते हुए डोजर पर चढ़ने में कामयाब होता है और आर्मर्ड प्लेट के छेद में हैंडगन से फायर करने की कोशिश करता है। वो बेकार था, उसने कूदने के लिए मजबूर होना पड़ता है। 911 कॉल्स की बाढ़ आ जाती है। वहाँ एक टैंक कंक्रीट प्लांट को नष्ट कर रहा है। प्लांट को समतल करने के बाद हीमायर टैंक को ग्रैनबी के रास्ते की ओर मोड़ता है। उसके पास एक लिस्ट है और वो उस पर कायम है। पुलिस की गाड़ियाँ पहुँचती है, वो नाकाबंदी करते हैं। किलडोजर उन्हें कुचल देता है। ऑफिसर्स 9mm हैंडगन, फिर शॉटगन, फिर हाई पावर राइफल से फायर करते हैं। गोलियां कंक्रीट सैंडविच आर्मर से टकराकर बस चिंगारी छोड़ती है, यह उसे धीमा भी नहीं करती। मार्विन शहर के सेंटर में पहुंचता है। वो सीधे टाउन हॉल की दीवारों के थ्रू ड्राइव करता है। वो लिबर्टी सेविंग्स बैंक को नष्ट कर देता है, जिसका जोनिंग विवाद से संबंध था। वो स्काई हाई न्यूज़ अखबार के ऑफिस को तहस नहस कर देता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, इस अराजकता के बीच हीमायर एक्टिवली पैदल चलने वालों को निशाना नहीं बना रहा था। वो गन पोर्ट से अपनी राइफल से फायर कर रहा था, बड़े पैमाने पर बिजली के ट्रांसफार्मर्स और प्रोपेन टैंक्स पर बड़े पैमाने पर ब्लास्ट करने की कोशिश कर रहा था। चमत्कारिक रूप से वो उन्हें आग लगाने में विफल रहता है। शेरिफ ने बाद में कहा कि अगर मार्विन डोजर के ब्लेड से लोगों को मारना चाहता तो मरने वालों की संख्या विनाशकारी हो सकती थी, लेकिन उसका गुस्सा उन सिस्टम्स के ढांचों पर केंद्रित लग रहा था जिनसे वो नफरत करता था। अथॉरिटीज़ हताश है। वो पास के नेशनल गार्ड बेस से हेलफायर मिसाइल से लैस अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर लाने पर विचार करते हैं। उन्हें एहसास होता है कि इससे आसपास का नुकसान बहुत अधिक होगा। वो इंजन को बंद करने के लिए डोजर के एग्जॉस्ट टैंक में फ्लैशबैंग ग्रेनेड डालने की कोशिश करते हैं। यह काम नहीं करता। 2 घंटे से अधिक समय तक किलडोजर ग्रैनबी का राजा था, लेकिन हर मशीन की अपनी सीमाएं होती है और मार्विन इसे इसके डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन से बहुत आगे ढकेल रहा था। कंक्रीट के आर्मर ने भारी वजन बढ़ा दिया था, इंजन ओवरहीट हो रहा था, हाइड्रोलिक्स लीक हो रहे थे। शाम करीब 4:30 बजे हीमायर गैम्बल्स हार्डवेयर स्टोर को निशाना बनाता है। जैसे ही वो स्टोर के पिछले हिस्से में टकराता है, भारी छत डोजर पर गिर जाती है। मशीन मलबे में फंस जाती है, इंजन चिल्ला रहा है, ट्रैक्स घूमते हैं, कंक्रीट के फर्श को पेचते हैं, लेकिन वो पकड़ नहीं बना पाते। किलडोजर फंस गया है। टूटे हुए रेडिएटर की हिसकती आवाज़ को छोड़कर दृश्य पर सन्नाटा छा जाता है। एक स्वॉट टीम सावधानी से मेटल के टैंक के पास पहुंचती है। वो छत पर चढ़ते हैं। वो स्टील के मकबरे के अंदर से एक सिंगल दबी हुई गोली की आवाज़ सुनते हैं। पुलिस को मार्विन हीमायर के शरीर को निकालने के लिए एक्सोथर्मिक टॉर्च से आर्मर को काटने में लगभग 12 घंटे लग गए। उसने सिर में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। उस दिन वो अकेला मृतक था। ग्रैनबी को हुआ नुकसान बहुत बड़ा था।
अनुमानित 7 मिलियन से अधिक। 13 बिल्डिंग्स नष्ट या क्षतिग्रस्त हो गई। शहर ने अपना लाइब्रेरी, अपना टाउन हॉल और कई बिजनेसेस खो दिए। लेकिन मार्विन हीमायर पर बहस अभी शुरू ही हुई थी। ग्रैनबी के पीड़ितों के लिए वो बिजनेस ओनर जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, वो लोग जो 2 घंटे तक आतंकित रहे। मार्विन हीमायर एक डोमेस्टिक टेररिस्ट था, एक प्रतिशोधी आत्ममुग्ध व्यक्ति जो अपनी बात ना मनवा पाने को संभाल नहीं सका और एक हिंसक नखरे को अंजाम देने का फैसला किया जिसने पूरे कम्युनिटी को खतरे में डाल दिया। लेकिन इंटरनेट पर कई लोगों के लिए और उन लोगों के लिए जो नौकरशाही और सरकारी अतिरेक से कुचला हुआ महसूस करते हैं, हीमायर एक तत्काल जटिल फॉक हीरो बन गया। रेज अगेंस्ट द मशीन का अंतिम अवतार। वो किलडोजर को आतंक के उपकरण के रूप में नहीं बल्कि एक स्मारक के रूप में देखते हैं कि एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति क्या कर सकता है जब उसे बहुत दूर तक धकेल दिया जाता है। सच्चाई शायद कहीं बीच में है। मार्विन हीमायर वास्तविक शिकायतों वाला एक व्यक्ति था जिसने वैलिड चैनल के माध्यम से उनका पीछा किया और खुद को अनदेखा महसूस किया। वो एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसने शानदार पूर्व नियोजित हिंसा का रास्ता चुना जो आसानी से दर्जनों निर्दोष लोगों को मार सकता था। किलडोजर को अंततः स्क्रैप में तोड़ दिया गया और फैंस को स्मृति चिन्ह लेने से रोकने के लिए विभिन्न स्थानों पर बिखर दिया गया। लेकिन कहानी अभी बनी हुई है। न्याय मांगने और बदला लेने के बीच की बारीक रेखा के बारे में एक अंधेरी अमेरिकन फोक टेल और एक याद दिलाती है कि कभी कभी शहर में छुपा रहने वाला आदमी कुछ भयानक बना रहा होता है।